ये हुकूमत नागपुर से गवर्न हो रही है और जो नागपुर वालों की बाइबल है, जो गुरु गोवालकर की जो आइडियोलॉजी है, आज जब मैंने ये उनका बयान या डिमांड सुनी कि इंडियन करेंसी नोट्स में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छापी जाए तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस तरह की बातें करके गुजरात के इलेक्शन हम जीत लेंगे, मैं नहीं समझता हूँ उसमें कामयाब होंगे। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सेकुलर डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। कि बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के बाद ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो नॉन बीजेपी का जिसने ये बात कही। आज हम देख रहे हैं केजरीवाल को कि वो आरएसएस के एजेंडे पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम घुटन महसूस कर रहे हैं। हमने छोड़ा, छोटा मुल्क था लेकिन हिंदू राष्ट्र बन के नेपाल का सर्वाइवल मुश्किल हो गया जिसे, लेकिन मैं केजरीवाल से उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे ताज्जुब हुआ है दिल्ली में जो मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को बाकायदा मुकदमों में फंसाया गया, जेल भेजा गया, उसमें सरकार दिल्ली सरकार ने पैरवी करने के तुषार मेहता को बाकायदा एडिशनल एडवोकेट जनरल को अपना सरकारी पैरोकार बनाया जो आरएसएस और बीजेपी का पैरोकार था। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आईएनएल के नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब। मैं बात करूंगा इनसे कि मौजूदा सियासत को किस तरह देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है सुलेमान साहब हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सुलेमान साहब, मौजूदा वक्त की जो सियासत है और सियासत में जिस तरह बयानात जारी किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में ताज़ा बयान की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब नोटों पर जो है कह रहे हैं कि एक तरफ जो गांधी की तस्वीर है उसको लगी रहने दिया जाए और जो दूसरी तरफ है उसमें भगवान गणेश की और माता जो है लक्ष्मी की तस्वीर लगा दी जाए, इससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। इस तरीके के बयानात को किस तरह देख रहे हैं आप मुल्क के लिए खास? देखिए, पहला जो आपका सवाल था कि मुल्क की सियासत पर कुछ बातचीत होनी चाहिए। आज भारत की सियासी जो हालात हैं वो बड़े ही अलार्मिंग, बहुत ही तकलीफदा और बहुत ही परेशान कुन हालात हैं। बहुत क्रिटिकल जंक्चर से मुल्क गुजर रहा है। वजह यह है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत का माने होते हैं कि अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए, जिसमें सारे अवाम का शिरकत, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर दावा भी करते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास भी कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब से 8 साल हुकूमत हो गई इनको, जब से हुकूमत बनी है बीजेपी, एक्चुअली ये क्लियर होता जा रहा है, वाज़ेह होता जा रहा है कि हुकूमत आरएसएस की है, बीजेपी की नहीं है। ये हुकूमत नागपुर से गवर्न हो रही है और जो नागपुर वालों की बाइबल है, जो गुरु गोवालकर की जो आइडियोलॉजी है, जो ख्यालात हैं उनकी बुनियाद पर इस मुल्क को ले जाया जा रहा है। गोया कि सेकुलर डेमोक्रेटिक जो बुनियाद है, मुल्क की दस्तूर की बुनियाद है, उसके रूह के खिलाफ काम किया जा रहा है और ये धीरे धीरे इसको नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की आवाम को इस तरफ मुतवज्जो कराने के लिए बहुत सी एजेंसीज, बहुत से लोग लगे हैं। इंडियन नेशनल लीग ने भी 3 साल पहले ये फैसला किया था कि मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए हम पूरे मुल्क के उन लोगों से राब्ते में रहेंगे जो मुल्क को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के मुताबिक देश को चलाने के लिए हामी हैं, उसके लिए कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। आज ऐसे लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि बीजेपी के अलावा केजरीवाल जैसा आदमी भी, जो सेकुलर डेमोक्रेसी की दस्तूर की हलफ लेकर वज़ीर आला बना यूपी का, जिसका कमिटमेंट बज़ाहिर ऐसा नहीं है कि आरएसएस का वफादार है, आरएसएस का वो डिसेबल है, ऐसा ऐलान नहीं है कम से कम। आज जब मैंने ये उनका बयान या डिमांड सुनी कि इंडियन करेंसी नोट्स में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छापी जाए तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बीजेपी के एजेंडे, आरएसएस के एजेंडे पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कह रहा है। मुझे ताज्जुब हुआ और मैं समझता हूँ इनका एहतसाब दिल्ली के अवाम को करना चाहिए। ये समझते हैं कि इस तरह की बातें करके गुजरात के इलेक्शन हम जीत लेंगे, मैं नहीं समझता हूँ उसमें कामयाब होंगे। इन्होंने इससे पहले गुजरात में जाकर वहाँ के छोटू भाई बसावा, जो वहाँ का आदिवासी नेता है और 9 टर्म से एमएलए लगातार, उसकी पार्टी है अपनी भारतीय ट्राइबल पार्टी, उससे अलायंस किया, एक बड़ी रैली की ऐलान किया, हम यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के साथ चलकर
भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार बनाएंगे गुजरात में। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले छोटू भाई वसावा को धोखा दिया और इन्होंने अपनी सीटों का 69 सीटों का ऐलान कर दिया, जिसमें आदिवासी इलाके भी हैं, यहाँ तक कि वसावा की सीट पर भी ऐलान कर दिया इन्होंने, लिहाजा वो टूट गया। अब उन्होंने ये बयान दे दिया है कि यहाँ करेंसी में देवी देवताओं के तस्वीर लगाई जाए। जाहिर है ये मुल्क सेकुलर डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी खास अकीदे के देवी देवताओं की तस्वीर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सेकुलर डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। लेकिन जिस तरीके के मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, जिस तरह की तहरीकें चलाई जा रही हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की खुली खुली बातें की जाती हैं, बड़े बड़े मंचों पर हेट स्पीच दी जाती है और खुले तौर पर कहा जाता है, ऐसे में क्या सियासत का स्तर इतना गिर चुका है, इतना मयार इसका इतना गिर चुका है कि जो जिसके जी में आए वो सियासी फ़ायदे के लिए कुछ भी जुमला कह दे, क्योंकि जुमला ही एक तरीके से कहा जाता है इसको, तो क्या इसको जुमले की तरीके से देखना चाहिए लोगों को, या इसके पीछे भी कोई एक बड़ी साजिश है इस बयान के पीछे भी? देखिए, ये जुमला कह के इससे बुलिसिसाइड नहीं कर सकते आप। ये जुमला नहीं है। मुल्क में सियासी ताकतें कार फरमा रही हैं 1947 से इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, कुछ डिक्लेयर्ड कुछ अनडिक्लेयर्ड। आरएसएस तो डिक्लेयर्ड बाकायदा कोशिश करती रही है। कांग्रेस में हिंदू महासभाई लोग थे जिन्होंने अनडिक्लेयर्ड एजेंडे पर अमल करने की कोशिश की, जिससे कश्मीर के हालात बिगड़े। अब मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के बाद ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो नॉन बीजेपी का जिसने ये बात कही आज। इसके माने है जो एजेंडा आरएसएस और बीजेपी सेट करती है उस पर ही जाकर ये लोग समझते हैं हमारी सियासी बका और सियासी हमारा भविष्य है। इससे बड़ी खतरनाक कुछ नहीं हो सकती है। और इसको मैं समझता हूँ मुल्क की अक्सरियत को समझना चाहिए। और समझने में अगर ना समझ रहे होते तो डॉक्टर गौतम ने मिनिस्ट्री से इस्तीफा ना दिया होता। डॉक्टर गौतम ने इस्तीफा देने के बाद जो मीटिंग बुलाई अभी 23 अक्टूबर को दिल्ली में, और उसमें जो वजूहात बयान किए, उन्होंने वाज़ेह बयान किया कि हम देख रहे हैं केजरीवाल को कि वो आरएसएस के एजेंडे पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमने छोड़ा और हम 26 अक्टूबर तक एमएलएफशिप भी छोड़ेंगे। और ये लाइन खींच रही है प्रो डेमोक्रेसी एंटी डेमोक्रेसी, यानी प्रो डेमोक्रेसी प्रो फासिज्म, फासिज्म की जाने वाले और डेमोक्रेसी को बचाने वाले, ये लाइन खींच रही है। बहुत अच्छी बात है कि मुल्क जान रहा है, देश होशियार हो रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले हालात, आने वाले वक्त में इस पर बाकायदा मुल्क की सियासत तय होगी कि किस एजेंडे पर मुल्क को जाना है। और मुझे पूरी कभी उम्मीद है कि मुल्क की अक्सरियत जो है वो मुल्क को सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट देखना चाहती है। एक पड़ोस का तजुर्बा है हिंदू राष्ट्र का, नेपाल छोटा मुल्क था लेकिन हिंदू राष्ट्र बन के नेपाल का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। आज उन्होंने नरसानी की और रास्ते पर आए, सेकुलर डेमोक्रेसी के तौर पर नेपाल को चला रहे हैं और उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया अपने आप को। मैं नहीं समझता हूँ किसी खास अकीदे की बुनियाद पर इतना बड़ा मुल्क चलाया जा सकता है। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये मुल्क की तरक्की को रोकने की साजिश है, ये मुल्क की आवाम को सही उनके इश्यूज से, उनके बिंदुओं से हटाने की साजिश है, जुमलेबाजी करके लोगों को गुमराह करने की साजिश है। लेकिन मैं केजरीवाल से उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे ताज्जुब हुआ है। अब केजरीवाल सही उनका रंग जो है, उनका कलर जो है खुल के सामने आ गया है। दिल्ली के आवाम और गुजरात के आवाम को फैसला करना है। मरकज़ वाले मामले पर जब ये कोरोना वायरस आया मुल्क के अंदर, मरकज़ का जो मामला हुआ, निज़ामुद्दीन मरकज़ को जिस तरह निशाना बनाया गया, उस दौरान जो है केजरीवाल साहब अलग से एक बुलेटिन जारी करते थे और उसमें जमातियों का अलग से। अब ये सवाल दोबारा से उठ रहे हैं, हालांकि लोग दबे अल्फाजों में इस चीज़ की मजम्मत भी करते थे पार्टी से जुड़े हुए या कार्यकर्ता, लेकिन अब तो जब इस तरीके के बयान आए तो लग रहा है कि अब साफ तौर पर खुलकर सामने आ गए केजरीवाल साहब भी हिंदुत्व के नाम पर। देखिए, केजरीवाल साहब ने जो मशरकी दिल्ली में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें उनका कारपोरेटर बाकायदा टारगेट किया गया, इम्प्लिकेट किया गया, मुकदमे लगाए गए, उस पर जम्मू खामोशी रखी अख्तियार की उन्होंने। और जो उसको एमएलए को मिनिस्टर बनाया था मुस्लिम को, उसको हटाया, बेइज्जत करके हटाया, वो भी खामोशी अख्तियार की। कहाँ तक लोग खामोश रहेंगे? दिल्ली में जो मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को बाकायदा मुकदमे में फंसाया गया, जेल भेजा गया, उसमें दिल्ली सरकार ने पैरवी करने के तुषार मेहता को बाकायदा एडिशनल एडवोकेट जनरल को अपना सरकारी पैरोकार बनाया, जो आरएसएस और बीजेपी का पैरोकार था।
ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे जमा हो रही हैं कि केजरीवाल साहब एक के बाद दिख रहे क्या कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ऐसा लगता है कि उनको मुल्क की 85% अवाम पे भरोसा नहीं है। मैं 15% मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 8% वाल्मीकि समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 85% की बात कर रहा हूँ कि उनको जुमला दलितों, अम्बेडकराइज, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स पर भरोसा नहीं ऐसा लगता है। वो 15% का एजेंडा 85% जो आरएसएस नाफिज कर रही है उस राह पे चल पड़े हैं। मैं समझता हूँ केजरीवाल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरी सवाल आपसे यही है मेरा सुलेमान साहब, लोग किस तरह समझें इस सियासत को जो मौजूदा वक्त की सियासत चल रही है, या जो सियासी रहनुमा हैं, जो मुस्लिम नाम वाले भी हैं, दाढ़ी टोपी वाले भी हैं, वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं? देखिए वो लोग बेचारे, आवाम किस तरीके से पहचाने, वो बेचारे क्या फैसला करें? सही, देखिए आवाम तो बेचारे सीधे होते हैं, लेकिन वो इस टाइप के दाढ़ी टोपी वाले बहुत से लोग, मैं भी दाढ़ी रखता हूँ, टोपी लगाता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे दाढ़ी टोपी वाले सियासत के नब्ज को नहीं जानते, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं जानते। कितने लोगों ने पंजाब थाट पढ़ा, मौलाना अब्दुल हमीद नोमादी साहब ने पंजाब थाट का उर्दू तर्जमा किया है। कुछ उलमा ने, मुश्किल से 1% उलमा ने पढ़ा होगा। उलमा मुताला नहीं करना चाहते, आरएसएस की साजिशों से बाखबर नहीं होना चाहते, वक्त नहीं निकालना चाहते, और मुल्क के ये जो गैर मामूली जो हालात हो रहे हैं, जो फासिज्म का एजेंडा, फासिज्म और कैपिटलिज्म, माल वाले और क्या कहते हैं फासी फिस्ताई लोग एक नेक्सस बना के मुल्क पे कब्जा कर लेना चाहते हैं। ये अवाम के खिलाफ साजिश है। अवाम के हाथ में कटोरा दे दिया जाए, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात न की जाए, उनकी सेहत और तालीम की बात न की जाए, उनको असली मुद्दे से भटका करके इस तरह के मुद्दों में उलझा दिया जाए। ये आरएसएस की बाकायदा सोची समझी प्लानिंग है जिसका शिकार हो जाते हैं लोग, और हम लोग इसको जानते नहीं, हमें जानना चाहिए। हम मुल्क के 15% आवाम मुस्लिम जिम्मेदार आवाम है, हमारी जिम्मेदारी है कि आरएसएस के बारे में लोग बताएं, बिरादरान वतन, हम जो हमारे मुल्क के हमारे भाई हैं उनको भी बताएं, मुसलमानों को बताएं, और जानें कि हम इस मुल्क के हैं, यही हमें रहना है, यही मरना है, यही की मिट्टी में हमको दफन होना है। हम मुल्क को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, ना हम इस मुल्क को फासिस्ट स्टेट बनने देंगे। हम सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट देखना चाहते हैं, इसके लिए जो कर सकते हैं आखिरी दम तक करेंगे। ये बात जानी चाहिए हर जिम्मेदार की तरफ से, चाहे वो आलिम हो, दाढ़ी टोपी वाला हो, क्लीन शेव हो, इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिजीवी हो, हर एक की ये नेशनल एक कौमी जिम्मेदारी है कि इस कौमी जिम्मेदारी को पूरा करें, वरना आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब बात करने के लिए। जिस तरीके से ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, साफ तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें पिछले लंबे अरसे से की जाती रही हैं, लेकिन अब जिस तरह सियासत का माहौल है, जिस तरह सियासत अब की जा रही है मौजूदा वक्त में, ये बेहद ही अफसोस और गौर फिक्र करने वाली बात है। आप हमारे इस पूरे इंटरव्यू में क्या अपना ख्याल रखते हैं, या आपको क्या इसके बारे में आपकी अपनी राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को एक शाम टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।